हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। आज का टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियाँ, जिसमें हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल में द्विध शासन। यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस एंड अदर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो कि इन एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोशिश ये की गई है कि आयोग किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछे तो वो छूटे नहीं। आइए हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1756 में हुआ। इसकी पीछे की जो पृष्ठभूमि है, यह एक सामान्य परिचय जानते हैं कि नवाब के विरुद्ध अधिकारी उससे असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से जो क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफ़र और सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। ये सभी पहले से ही नवाब के विरोधी थे। जब युद्ध हुआ तो उसमें मीर जाफ़र नवाब को धोखा देके और उसके बदले में नवाब बनाया जाएगा, ऐसा लालच अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया। इसका अन्य भी युद्ध का जो कारण था, उसमें कंपनी हर साल अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और उनका विस्तार करना चाहती थी। दूसरा कारण था कि नवाब जान गया था कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, क्योंकि सिराजुद्दौला का नाना अली वर्दी खां मरने से पहले नवाब को कंपनी से सावधान करने की चेतावनी दी थी। तो 1756 की संधि नवाब ने मजबूर होकर की थी, जिससे वह मुक्त होना चाहता था। कंपनी खुद ऐसा शासक चाहती थी जो उनके हितों की रक्षा करे। दूसरा कारण था कि कंपनी 1770 में मिले दस्तक प्रपत्र का प्रयोग करके अवैध व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल के हितों का नुकसान हो रहा था। यह युद्ध के जो परिणाम थे, वह अंग्रेज़ों को बंगाल में समृद्ध संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हुई। कंपनी ने बंगाल के व्यापार वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने बंगाल में वाणिज्य से आगे बढ़कर राजनीति पर एकाधिकार कर लिया, क्योंकि अब तक कंपनी का भारत में सिर्फ या बंगाल में व्यापार था, लेकिन अब इससे आगे राजनीति पर भी इनकी पकड़ हो गई। कंपनी अब केवल वाणिज्यिक निकाय ही नहीं रही, बल्कि एक सैन्य कंपनी बन के उभरी। यदि प्लासी के महत्व की बात करें तो सैन्य दृष्टि से यह युद्ध शायद ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक मात्र झड़प थी जिसमें अंग्रेजी सेना ने सैन्य श्रेष्ठता नहीं प्रदर्शित की थी, बल्कि नवाब के दरबार में असंतुष्टता और राजद्रोह के कारण ही इसमें क्लाइव की जीत हुई और इसने जगत सेठ मीर जाफ़र का इस्तेमाल कर युद्ध को बिना लड़े ही जीत लिया था। कंपनी ने बंगाल में व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया तथा फ्रांसीसी बंगाल में अपनी खोई हुई स्थिति पुनः कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए। डचों ने अंत तक प्रयास किया, लेकिन 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेज़ों ने बंगाल में वाणिज्य से आगे बढ़कर राजनीति सत्ता पर एकाधिकार कर लिया। अब देखते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। इसका सामान्य परिचय। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम
बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया। यह वही युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, जिसने अंग्रेज़ों को अगले 200 वर्ष के लिए भारत में शासन करने के रूप में स्थापित कर दिया। यह युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा फरमान दस्तक के दुरुपयोग और उनके विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। यदि बक्सर युद्ध के कारण की बात करें तो अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक और फरमान का दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से मीर कासिम के प्राधिकार और प्रभुसत्ता को चुनौती दी। अंग्रेज़ों के आंतरिक व्यापार पर सभी तरह के शुल्कों की समाप्ति, कंपनी के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार, जिसकी वजह से भारतीय दस्तकारों, किसानों, व्यापारियों को अपने माल सस्ते में बेचने के लिए बाध्य किया गया और रिश्वत व उपहार लेने की परंपरा की भी शुरुआत कर दी। एक अन्य कारण था अंग्रेज़ों का लुटेरों जैसा व्यवहार, जिसने न केवल व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया बल्कि नवाब की सत्ता को भी चुनौती दी। नवाब के आर्थिक तथा सैनिक सुधार, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अंग्रेज़ों द्वारा मीर कासिम का अपमान किया जाना, अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाना, ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे। यदि हम बात करें बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था, कि अवध का नवाब एक अधीनस्थ मात्र बन के रह गया। दूसरा, मुग़ल सम्राट कंपनी का नाम मात्र पेंशन धारक बन के रह गया। दिल्ली और आगरा के दरवाजे कंपनी के लिए हमेशा के लिए खुल गए। इस विजय ने अंग्रेज़ों को उत्तर भारत में महान शक्ति तथा पूरे देश पर शासन करने की शक्ति प्रदान की। बंगाल और अवध के नवाब ने दोबारा कंपनी की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी सकी, जिसकी वजह से बक्सर की विजय ने अंग्रेज़ों को उत्तर भारत में महान शक्ति और पूरे भारत में शासन करने की शक्ति प्रदान की। अवध के साथ जो समझौता हुआ था इस युद्ध के बाद, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला को शर्तों पर नवाब बने रहने के लिए कहा गया, जिसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ाका क्षेत्र दिया गया। दूसरा, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेज़ों की संरक्षिता में बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह अवध के अधीन ही माना जाएगा। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखने का प्रावधान। कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान किया। उपयुक्त शर्तों के आधार पर अवध के नवाब सिराजुद्दौला को नवाब बने रहने दिया। यदि हम प्लासी और बक्सर युद्ध की तुलना करें तो जहां प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश कंपनी के विस्तार हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की थी, वहीं बक्सर युद्ध कंपनी को भारतीय साम्राज्य का प्रधान दावेदार बना दिया। इस प्रकार दोनों युद्धों का ब्रिटिश साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन तुलना भी की जा सकती है। इनका उद्देश्य, प्लासी युद्ध का क्षेत्र और उद्देश्य दोनों सीमित थे। इसका एकमात्र उद्देश्य कठपुतली के रूप में नवाब को गद्दी पर बिठाना था, लेकिन बक्सर युद्ध का उद्देश्य कहीं व्यापक था। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से एक शक्तिशाली नवाब की समस्त संभावना को समाप्त करना था। सैन्य दृष्टि के लिहाज से प्लासी लड़ाई एकमात्र झड़प थी, लेकिन बक्सर का युद्ध सैनिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि
इसमें अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त गठबंधन को पराजित किया था। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बंगाल पर नियंत्रण की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई, लेकिन बक्सर का युद्ध इससे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्लासी से बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ था। अभी भी कोई योग्य शासक अंग्रेज़ों को चुनौती दे सकता था, जैसे कि मीर कासिम ने दिया। लेकिन बक्सर के युद्ध से यह समाधान हो गया और कंपनी सर्वोच्च हो गई। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया और अब कंपनी दिल्ली तक दस्तक देने की स्थिति में आ गई। अगर आर्थिक दृष्टि से बात करें तो कंपनी की कीमतों धातुओं के आयात से मुक्ति मिली और कंपनी के अधिकारियों को असीमित धन संपत्ति का स्रोत मिल गया। आगे देखते हैं शाह आलम द्वितीय से और बंगाल में दुशासन लागू किया जाना। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए, जिसमें शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने अपने संरक्षण में इलाहाबाद में रखा। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले दे दिए और एक फरमान जारी किया, जिसमें सम्राट को 26 लाख रुपए का सालाना भुगतान के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। कंपनी को निजामत कार्यों के लिए खर्चे भी प्रदान किए गए थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कंपनी दीवानी कार्यों का निर्वहन कर रही थी, जबकि बंगाल का नवाब निजामत कार्यों के लिए जिम्मेदार था। इसे ही दुशासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जानते हैं क्या थी दुशासन प्रणाली? इसके अंतर्गत कंपनी को राजस्व वसूलने के लिए तथा नवाब को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ने ही सम्राट की अधीनस्थ स्वीकार की और सम्राट को भी राजस्व का कुछ भाग मिलने लगा, जो बहुत वर्षों से बंद हो गया था। दुशासन प्रणाली बंगाल में 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के अंतर्गत लाई गई थी। यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा में भी लागू किया गया था। संधि के फलस्वरूप एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी ओर अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध का अंत हो गया। युद्ध समाप्त हो जाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपी गई थी, अर्थात कंपनी को बंगाल का दीवान, जिसमें वित्त मंत्री तथा राजस्व संग्रहकर्ता बना दिया गया, जबकि मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। यह